हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का? मस्त है? चलिए ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 1 का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर 2 जो क्लास 10th मैथ चल रहा है हम लोग का, और इसमें जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो टॉपिक आज हम लोग उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th मैथ जो उसमें हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है ना, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से समझे थे। अब जो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, उनको हम लोग अपरमेय का दशमलव प्रसार कैसा था, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा था, इनको थोड़ी सा हम लोग देखे हुए थे। आज जो बचा हुआ है उसको आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो भाई क्लास 10th मैथ चल रहा है हम लोग का। क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 चल रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर चल रहा है ये। और इसमें हम लोग दशमलव प्रसार देख रहे थे कि दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है। एक था शान दशमलव प्रसार और एक था अशान दशमलव प्रसार। तो शान दशमलव प्रसार में ये चीजें हो चुकी हैं कि दशमलव के कुछ अंकों तक बाद जाकर के लिए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब अशांत वाले में क्या था कि दशमलव के बाद भी ये चलता हुआ जाता है, आगे तक जाता रहता है। अब इसमें ये चीजें मैंने पिछली कक्षा में हो चुका है। तो आज हम लोग इसमें देख रहे थे कि भाई इसमें जो बचा हुआ था ये अशांत आवर्ती जो था, ये अशांत आवर्ती भी दो टाइप का था। अशांत दो प्रकार का था, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक अशांत अनावर्ती, दो टाइप का ये दशमलव प्रसार हम लोग देख रहे थे। इसमें जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है ये अपरमेय संख्या कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अपरमेय संख्या कहलाते हैं। इनके बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखने वाले थे अशांत आवर्ती वाले के बारे में। ठीक है, तो अशांत आवर्ती ये हम लोग देख लेते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये वाला हम लोग देख लेते हैं। इसको किस प्रकार इसमें हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि यह इसका जो दशमलव प्रसार है यह अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में वीडियो को आप लोग देखते हैं तो इसे शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। भाई उस बच्चे तक पहुंचाए कीजिए जिसको बहुत ही जरूरत है इस समय, है ना। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो है ये हम लोग देख रहे थे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में एग्जाम्पल में हम लोग बताए थे कि भाई दशमलव के बाद भी ये क्या होता रहता है कि रिपीट होता रहता है, जिसको हम लोग 0.2 पर बार ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर बार। और इसके अलावा ये भी ऐसे भी हो सकता है 1 2 1 2 इस तरीके से, इसको भी लिख सकते हैं 1.12 पर बार लिख देंगे। ठीक है। अब भाई ये जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाले जो होते हैं ये परमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये परमेय संख्या कहलाते हैं। और जब परमेय संख्या होता है, आपको पता है कि जब परमेय संख्या होता है, क्या होता है, जब परमेय संख्या कोई होता है तो उसको हम लोग p/q के रूप में चाहे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और जो नीचे वाला हर होता है इसका मान 0 नहीं होता है। तो भाई हम लोग बात ये करते हैं कि भाई जब ये एक परमेय संख्या इसको हमने a/b के रूप में लिखा होगा, तो भाई इसका हम लोग दशमलव प्रसार यदि लिखेंगे तो भाई बिना हल किए क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, बिना हल के डायरेक्ट हमें बताना है कि दशमलव प्रसार इसका किस प्रकार का है, शांत वाला है कि अशांत आवर्ती वाला है कि अशांत अनावर्ती वाला। तो भाई देखो अशांत अनावर्ती रहेगा तो उसे वो तो a/b के रूप में रहेगा ही नहीं। तो बस कहाँ पर आता है केस? तो ही केस आते हैं भाई, ये शांत होगा, शांत वाला होगा
कि अशांत आवर्ती होगा। यही दो में से होगा यदि a बटे b के रूप में है। तो कोई भी परिमेय संख्या यदि a बटे b के रूप में है, इसका हमें बताना है कि दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती है कि नहीं। शांत वाला तो बताए थे भाई, शांत वाले में क्या होता है, नीचे वाला जो ये नीचे का गुणखंड होता है, हर का जो गुणखंड होता है इसके गुणखंड में 2 और 5 रहते हैं। 2 मतलब 2 और 5 होते हैं। 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, मतलब जितनी बार भी हो सकता है, उसके गुणखंड में केवल 2 और 5 ही होते हैं शांत दशमलव प्रसार में। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे अशांत आवर्ती वाले में, अशांत आवर्ती वाले में क्या कहता है कि भाई ये जो नीचे वाला हर होता है, हर का यदि हम गुणखंड करेंगे, फैक्टर करते हैं, यदि फैक्टर करते हैं तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी हमें मिलती है, अन्य संख्या मिलती है जिसका वैल्यू 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और इसी तरीके से संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि 2 और 5 के अलावा यदि 2 और 5 है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य संख्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट है 3 या 7 या 3 7 सब रहेगा, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, ये जो परिमेय संख्या है, इसका जो दशमलव प्रसार यदि हम लोग करेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ही आएगा। क्या आएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ही आएगा। बात समझ रहा है? तो जी भाई समझ में आ रहा हो तो भाई यस लिख दिया करिए, ठीक है। और अभी जो है वीडियो को स्टार्टिंग में करीब 5-10 मिनट तक यदि आप थंब इम्प्रेस नहीं करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 मिनट बाद आप वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो आपको थंब यदि थंब अप करना है तो थंब अप वाला कर दीजिएगा, यदि थंब डाउन वाला करना है तो डाउन वाला कर दीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो है इस प्रकार का यदि हम पहचान सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या a बटे b के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा कि नहीं होगा, ये इस प्रकार से रहेगा। समझ में आता बात? ठीक है। अब इसके अगले वाले टॉपिक में आते हैं, इसे नोट करना है, नोट कीजिए। इसके अगले वाले टॉपिक में जो है एलसीएम और एचसीएफ है उसको देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ, अशांत अनावर्ती वाला यदि पिछले लेक्चर में यदि होगा या नहीं होगा, तो होगा तो वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी देख लीजिए। अशांत अनावर्ती वाला जो है, अनावर्ती दशमलव प्रसार यदि है तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, ये एग्जाम्पल में जैसे 0.2301435 इस तरीके से, यानी कि दशमलव के बाद जो है, यह ना तो रिपीट करे, ना ही रिपीट करे कोई डिजिट, और ना ही समाप्त हो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है, इस प्रकार का जो भी दशमलव प्रसार होता है इस तरीके से, तो ये जो दशमलव प्रसार कहलाता है अशांत अनावर्ती कहलाता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, इस तरीके से बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, ठीक है भाई। ये ना ही रिकरिंग कर रहा है, ठीक है, और ना ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। ना ही रिकरिंग का मतलब है ना ही शांत हो रहा है ये, और ना ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये इस प्रकार का होता है अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती कोई है दशमलव प्रसार, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या है तो इसे हम a बटे b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल होते हैं जिसके हम लोग यदि दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये जैसे रूट वाले जो नंबर्स होते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो कम्प्लीटली रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग दशमलव प्रसार देखें भाई, दशमलव प्रसार यदि अशांत अनावर्ती है तो वह अपरिमेय संख्या होगा, जिसे हम लोग नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। इसके अगले टॉपिक में एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग एलसीएम के बारे में समझ लेते हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम है लोवेस्ट
कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आराम से पढ़िए, समझ करके पढ़िए। वीडियो इतना आराम से इसलिए बनाया जा रहा है कि हर कोई बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा, तेज से तेज बच्चा इसे देख सके और समझ सके। यदि आप थोड़े ठीक ठाक हैं तो वीडियो का स्पीड बढ़ा करके 1.5 गुना 2 गुना करके आप देख सकते हैं। यदि कोई बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर मतलब वैसे कोई नहीं होता है, पढ़ा नहीं होता है, तो थोड़ी सी उसको समझ करके पढ़ना होता है, तो वो इस तरीके से आराम से वीडियो को देख सकता है ना, देख सकते हैं। अब आते हैं एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग बात करते हैं, इसे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं। यदि आप कायदे में देख लेते हैं तो भाई फायदे में ही रहेंगे, यदि कायदे में है तो फायदे में है, समझ लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, यदि कायदे में है तो फायदे में है, यदि कायदे में देख रहे हैं तो फायदे में ही रहेंगे, ठीक है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है भाई छोटी से छोटी संख्या। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि कह रहा है कि छोटी, लघुत्तम मतलब छोटी। जब भी कहीं पर आपसे पूछे भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ, तब उस केस में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक लगाते हैं, या कह देगा न्यूनतम संख्या, वहां पर भी ये लगा देते हैं, या कम से कम कह देगा, कम से कम कह देता है, तब वहां पर लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्तक का यूज करते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक का मतलब समझते हैं ये कि जैसे दो संख्याएं यदि दी गई हैं ए बी, तो भाई ए बी का सबसे नियरेस्ट या सबसे छोटा ऐसी संख्या बता दीजिए, ऐसी संख्या कोई बता दीजिए जिसे ये ए बी क्या कर सके, डिवाइड कर दे इसे, और बी भी क्या इसे कर दे, डिवाइड कर दे, यानी छोटी सी, उसे छोटी कोई और धनात्मक पूर्णांक न हो जिसे ये दोनों डिवाइड कर सकें, इसी को बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक है सी जहां पर। तो भाई यहाँ पर यही बात हो रही है कि लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ये है, यदि दी गई संख्याएं हैं, यदि ए बी सी तीन संख्याएं दी गई हैं, तो इन तीनों की नियरेस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या ये बतानी है कि जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लेते हैं कोई एम है, तो भाई एम जो संख्या, इससे कोई छोटी और संख्या ना उपलब्ध हो, बस यही एक छोटी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए, इसी को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। समझ में आ रहा है आपका बात, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमें निकालना हो, यदि मान लेते हैं हमें निकालना है 4 और 6 का, 4 और 6 का यदि लॉसा निकालना है, तो ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इसे आज का भी बच्चा देख सकता है, समझ सकता है, ठीक है। 4 और 6 का यदि हमें लॉसा निकालना है तो क्या कर देंगे भाई, इसका फैक्टर कर दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 1। 6 का यदि निकालना है तो 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। 2 गुणे 4, 4 ही कम 4, 2 3 6, 6 कम 6। इससे छोटे छोटे गुणखंड ना हो पाए, इसी को कहते क्या, अभाज्य गुणखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, अभाज्य गुणखंड। अभाज्य का मतलब है कि जो इससे छोटा ना हो पाए। अभाज्य का मतलब अभी अभाज्य संख्या हम लोग पता किए थे, जिसमें ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, और ये गुणिक रूप में होती हैं, इसलिए बोलते हैं गुणनखंड। खंड का मतलब खंड खंड। तो भाई ये क्या होते हैं, अब इनमें जो कॉमन होता है उसे हम लोग केवल एक ही बार लिखते हैं, एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम कहें कि लॉसा इसका क्या आएगा, लॉसा क्या आएगा, तो दो दोनों में कॉमन था, इसे एक बार हमने लिख लिया, और जो यहाँ पर एक भी कॉमन है तो एक को एक बार लिख लिया, और जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। वो इस छोटी छोटी संख्या आती है, जैसे 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 4 तीन 12, तो 12 आ गया भाई। 12 एक ऐसी छोटी संख्या है जो कि 4 और 6 से कट जाएगा, इससे कोई और छोटी आप बता दीजिए कमेंट में जो कि 4 और 6 से कट जाएगा। यदि नहीं है तो समझिए यही केवल इसका आंसर है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो 4 और 6 का जो 4 तीन 12, 4 से भी कट जाएगा, और 6 दूनी 12, 6 से भी कट जाएगा। समझ में आता बात, ठीक है। तो ये लॉसा हो गया। लॉसा में और कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमने बोल दिया कि भाई जब जहां पर छोटी छोटी पूछ दे, या न्यूनतम पूछ दे, या कम से कम पूछ दे, तो वहां पर हम लोग लघुत्तम समापवर्तक का यूज करते हैं। यही एक छोटी छोटी संख्या होती है, ठीक है, कि इससे छोटी और संख्या उपलब्ध हो ही नहीं सकती जो कि 4 और 6 से कट जाए, वो भी धनात्मक पूरा, ठीक है, माइनस में नहीं लेना है। चलिए अब एचसीएफ की हम लोग बात कर लेते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
महत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक से मौसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, अब उसका ठीक उल्टा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, या कह दे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, इस तरीके से, या कह दे अधिकतम, थोड़ी सी अलग हो जाएगा लेकिन हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं भाई कि जब इस तरीके से जब क्वेश्चन हम पूछे तो बड़ी से बड़ी का मतलब ये हुआ, वही जस्ट हम लोग कह रहे थे जैसे 4 और 6, 4 और 6 का यदि हमें निकालना है मौसा, ये क्वेश्चन इस प्रकार का कह रहा है कि 4 और 6 का मौसा बताइए हमें। 4 और 6 का मौसा का मतलब है कि 4 और 6 का वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर दे, इन दोनों को विभाज्य कर दे, काट दे, विभाजित कर दे। यानी कि अब क्या कर रहे थे, ये संख्या उसे विभाजित कर रही थी, विभाजित कर रही थी, लेकिन अब हमें बताना है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। बड़ी संख्या, छोटी संख्या नहीं, जैसे एक तो दोनों को काट देगा, है ना, तो ये नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या, वो भी धनात्मक पूर्णांक हमें बताना होता है। समझ में आता है बात, धनात्मक पूर्णांक हमें बताना होता है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बताना होता है, माइनस में नहीं लेते हम लोग, है ना, धनात्मक पूर्णांक। तो 4 और 6 का मौसा यदि निकालने का हम लोग बात करते हैं तो देख लेते हैं कि इनका जो फैक्टर था 2 गुणे 2 और गुणे 1, ये वाला, और 6 क्या था, 2 गुणे 3 गुणे 1, यही था। जो कॉमन होता है दोनों में वही दोनों को काटेगा, यही एकदम सिंपल सा लॉजिक है। 4 और 6 का यदि हम मौसा कहेंगे, HCF कहेंगे, तो HCF का आएगा, दोनों में 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, 2 1 का 2। तो भाई 2 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है 4 और 6 के लिए, 4 और 6 के लिए सबसे बड़ी संख्या है जो कि ये क्या कर देगी, इन दोनों को डिवाइड कर देगी, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 3 6, इन दोनों को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। लेकिन इसे पीछे वाले में क्या करते हैं, ये दोनों संख्या उसे क्या करें थे, डिवाइड करें थे, वो छोटी संख्या थी। समझ में आता है। और यहाँ पे क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी छोटी तो एक भी काट देगा इसे, ठीक है, एक भी काट देगा। समझ आता बात। तो ये हो गया क्या, एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं भाई कि हमें दो संख्याएं दी गई हैं ए बी। अब इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ यदि दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ, तब इनके बीच में क्या होता है, ये दोनों जहां धनात्मक पूर्णांक हैं, ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो भाई होता है क्या है कि यदि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों संख्याओं का ए गुणे बी, और इनका जो एलसीएम यदि आप निकालो, एलसीएम इन दोनों का निकाल दे, ए बी का एलसीएम गुणे इनका एचसीएफ जो निकाले हैं, ए बी का एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं का यदि आप गुणा कर देते हैं तो इन दोनों के बराबर आता है, यानी इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ये दोनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। और इस पर सवालें उपलब्ध हैं, उपलब्ध होती हैं, पूछती भी हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कह दिया कि दिया हुआ क्वेश्चन में कह दिया भाई एचसीएफ जो है, एचसीएफ 306 और 657 का, 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, कह रहा है ये 9 है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, आपको ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, अब या तो भाई एलसीएम निकाल लीजिए गुणनखंड करके, है ना, तब एचसीएफ देने का इसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तब क्या करेंगे आप भाई, यहाँ पे यूज कर लेंगे, तब यूज कर लेंगे तो कहेंगे भाई फ्रॉम, इससे जब यूज करेंगे इसे तो कैसे यूज करेंगे, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यानी दी गई संख्याओं का गुणनफल और इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, कि एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या कौन सी है, 306 है और 657 है, ये है। इनका एलसीएम तो निकालना है, इसे मान लेते हैं एक्स है। भाई एचसीएफ कितना है, 9 दिया हुआ है, देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है।
अब 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो भागे में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 306 गुणे 657 बटा के 9, यदि हम इसे काट लेते हैं बराबर में x बच गया, इसे काट लेते हैं तो 3 तरीके 9, यहाँ से काट 3 एकम 3, 3 सुना सन्ना, 3 दूनी 6, फिर 3 से यदि काट लेते हैं 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरीके 9 और फिर 3 चौके 12, तो कितना आ गया, आगे कितना 657 गुणे 34 गुणे 34, ये x है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा, गुणा करने के बाद जितना आएगा वही इन दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बात समझ आता है? ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है, और ज्यादा इसे नहीं क्वेश्चन पूछता है भाई 10 और 12 का लौसा बताओ मौसा बताओ, इसे थोड़ी पूछेगा, है ना। ठीक है, चलिए इसके आगे वाले, इसके आगे टॉपिक में आते हैं हम लोग। इसके अगले वाले टॉपिक में जैसा हम लोग बात किए थे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। इसकी अगली टॉपिक में क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या कह रहा है ये, अभाज्य गुणनखंड अभी जस्ट समझाए हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या कह रहा है ये, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि अभाज्य का मतलब आपको पता है कि ऐसी संख्या जिसको केवल एक, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से क्या हो विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणन का मतलब है कि गुणा के रूप में होना चाहिए, खंड का मतलब है कि छोटे छोटे भागों में होना चाहिए। जैसे कि यदि हम कह दें कि भाई 40 का क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 40 का क्या करते हैं, इस तरीके से सबसे छोटी संख्या पहले काटने का प्रयास करते हैं, 2 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगली संख्या काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 सुनाई 0, फिर 2 एकम 2, 2 सुनाई 0, फिर 2 से 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 1 बार में कट जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे 40 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब क्या करती है भाई, अब क्या ये जो संख्या दिख रही है आपको, क्या दी गई संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है कि ये क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है, हाँ अभाज्य संख्या तो है। क्या गुणे के रूप में है, हाँ है, गुणे के रूप में भी है। और क्या खंड खंड में है, हाँ खंड खंड में भी है भाई। तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। बात मेरा कहते हैं, ठीक। तो ज्यादा ये ज्यादा डिफिकल्ट तो था ही नहीं, है ना। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित। क्वेश्चन ये है, आपके एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन ये है कि एक रवि है और एक सोनिया है। रवि सोनिया ये दो लोग हैं, दो ह्यूमन कैरेक्टर हैं। ये क्या करना है कि कोई सर्किल वाला पाथ है, कोई वृत्ताकार रास्ता है, और इस वृत्ताकार रास्ते पर ये दौड़ना चाहते हैं या दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही पॉइंट है, एक ही बिंदु से क्या करते हैं, ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं भाई। तो जो रवि होता है, जो रवि होता है, इसे एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 12 मिनट का समय लगता है। और जो सोनिया होती है, यह सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इसे एक चक्कर लगाने में, ठीक है भाई। तो इस बात को समझिएगा आप कि जब भाई रवि दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो भाई रवि जब एक चक्कर लगाएगा तो उसका 12 मिनट में तो यहाँ पर आ जाएगा वो, लेकिन 12 मिनट में जो सोनिया होगी वो कहीं ना कहीं पीछे होगी। हाँ ठीक है, तो भाई हमने क्या बोला कि भाई रवि और सोनिया जब दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो हमने कहा कि भाई कम से कम कितने मिनट बाद, कम से कम कितने मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। भाई एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए, कम से कम कितने समय बाद, कितने मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो कम से कम जैसे ही हमने बोला, कम से कम जैसे ही हमने बोला, क्वेश्चन में जैसे ही बोला कि भाई कम से कम, कम से कम, तो कम से कम जैसे ही बोला वहां पर हम लोग क्या निकाल देते हैं, लौसा निकाल देते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, लौसा निकाल लेते हैं। तो 12 और 18 का यदि हम लौसा निकाल दें तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 2 9 4, 4 3 12। फिर 18 का यदि हम निकाल लेते हैं तो 2 9 18, फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3, 2 3 6 18। ठीक है, अब जो कॉमन है को इस तरीके से लिख देते हैं, बंद ब्रैकेट कर देते हैं, और लौसा इन दोनों का क्या आ जाएगा, लौसा जो आ जाएगा 2 गुणे 3, ये हो गया यहाँ से यहाँ, ये 2, फिर इन दोनों का 2 गुणे 3। ठीक है, ये हम देखें 2 3 6, 2 3 6 और 6 6 के 36, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 6 के 36 आ गया। ठीक है, यानी कि अर्थात भाई ये 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद जो है, 36 मिनट बाद जो है ये दोनों एक साथ पुनः मिल जाएंगे। समझ में आता बात, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन और थोड़ा सा पूछ दे इसके आगे, कह दे कि भाई जब एक साथ ये मिलेंगे,
जब एक साथ मिलेंगे तो रवि कितने चक्कर लगा लेगा और सोनिया कितने चक्कर लगा लेगी, ठीक है। तो भाई अब देखेंगे भाई 36 मिनट बाद जब ये मिलेंगे तो भाई 12×36, इसका मतलब है रवि को यदि देखें एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, तो 36 मिनट में कितने चक्कर लगा चुका रहेगा, 12×36, यानी 3 चक्कर इसका पूरा हो चुका रहेगा, ठीक है। और जब ये सोनिया के देखेंगे तो 36 मिनट, ये 36 मिनट में मिल रहे हैं और एक चक्कर इसका 18 मिनट है, तो 18 दूनी 36, यानी 2 चक्कर बाद इसका 2 चक्कर क्या हुआ, पूरा हुआ होगा। अर्थात जब ये चक्कर में पूछेगा कि भाई कितने चक्कर बाद, कितने चक्कर में रवि सोनिया से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो भाई 3 चक्कर बाद जो है रवि जो है सोनिया के साथ हो जाएगा। इतना बात समझ में आए। तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से और भी डीप में समझने का प्रयास किया कीजिए कि भाई उससे भी आसान क्वेश्चन, उससे भी यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे बना सकते हैं। समझ इतना बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका लॉस ऑफ पर आधारित। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। आभार संख्या और भार संख्या पर उसे देख लेते हैं भाई। ये सब क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन होते हैं। अभी जो संभावित क्वेश्चन होंगे उन्हें भी हम लोग बात करेंगे, उसे भी बताएंगे चैप्टर वाइज। तो अभी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि भाई यदि 7×11×13 दिया हुआ है और +13 दिया हुआ है, तो यह भाज्य संख्या तो है, आपको भी ये कह रहा है भाज्य संख्या है। यदि कह नहीं दिया है तब कह रहा है कि भाज्य संख्या है कि नहीं, ये बताओ, और है तो क्यों है। तो भाई पूछ रहा है कि भाज्य संख्या यदि है तो क्यों है। तो भाई भाज्य संख्या में क्या होता है, भाज्य संख्या हम लोग बोले थे, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से क्या हो जाए, वो अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, अन्य किसी संख्या से वो विभाजित हो जाए, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये तीनों क्या है, गुणे के रूप में है और ये प्लस के रूप में है। भाई जो तीन गुणे के रूप में है तो वो पूरा एक संख्या होता है, और ये प्लस वाला इसे ऐड करते हैं तब जाकर के उसके साथ ही संख्या बन जाता है। तो 13 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 7×11, बच जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, 13×11=77 और 78 हो जाएगा, 77 1 78। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 13 और 78 मिल गया भाई। जब 13 और 78 मिला और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई और अन्य संख्या मिलेगी, जो कि वह संख्या 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो क्या कहेंगे कि भाई ये ऐसे भी कह सकते हैं कि यह संख्या जो है, यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त संख्याओं से कट रही है, इस कारण यह क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आ रहा बात। लिखने का पैटर्न आप थोड़ी सी मतलब चेंज भी कर सकते हैं डिफिनेशन के हिसाब से। हमने बोला क्या, यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, इस कारण यह भाज्य संख्या है। या ऐसे बोल सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। तब समझा, चलिए ठीक। एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन ये है, कह रहा है ये कि 6 यानी 6 के घात में n है। भाई 6 के घात में n है, तो कह रहा है 6 के घात में n है, और n जहाँ एक क्या कह रहा है, ये धनात्मक पूर्णांक है। n कह रहा है कि n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो n एक जब धनात्मक पूर्णांक है तो n के किसी मान के लिए n का कोई ऐसा मान है क्या, जो कि इसे सॉल्व करने पर इसका जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई वाला डिजिट है, वो क्या 0 हो सकता है क्या, या कहेगा कि 0 पर समाप्त हो सकती है क्या यह संख्या क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, कहेंगे भाई देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होगी क्या, यह संख्या 0 पर समाप्त होगी क्या, वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, 6 के घात में यदि 1 रखते हैं तो 6 का वैल्यू 6 ही आएगा, 6 घात में 1 का 6 आएगा। और यदि 6 के घात में 2 रखते हैं तो 6 36 आ जाएगा। यदि 6 के घात में 3 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना बात समझा। तो आप देख ये रहे हैं कि भाई इसका जो हम यदि इसका घात 1 रख रहे हैं तब भी 6 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तब भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तब भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि भाई इसका कभी भी n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर इसका वैल्यू जो यूनिट डिजिट हो, जो इकाई का अंक हो, वो 0 हो। तो हम कह देंगे कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर 6 के घात n, 6 के पावर में n जो है, 6 टू द पावर n जो है, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। समझ में आया बात, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके फैक्टर में 2×3 है, जो कि यह कभी भी 0 पर समाप्त होने ही नहीं देगा,
क्योंकि यदि जीरो पर समाप्त होगा, जीरो पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के फैक्टर में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 यदि है तभी उस संख्या का यूनिट डिजिट जीरो आ सकता है या जीरो आता है। बात समझ आता है? तो इसका जो फैक्टर, इसका जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 है, यानी 6 के घात में n जो है, इसका यदि हम देखेंगे 2 गुणे 3 है और इसके घात n करेंगे, तो जब n करेंगे भैया तो कभी भी ये इसका जो 2 3 6 है और ये कभी भी जीरो ही नहीं बनने देगा, क्योंकि कुछ भी आप रखिएगा तो ये इसका, ये यदि 2 रख देंगे तो ये 2 बार हो जाएगा और 3 भी 2 बार हो जाएगा। तो यही होता चला जाएगा, जिसके कारण ये कभी भी संख्या यूनिट डिजिट जीरो पर समाप्त हो ही नहीं सकती। इतना बात समझना है? ठीक है, तो आप लैंग्वेज को पकड़िए और लिखने का पैटर्न पकड़ा करिए। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती हैं। अब आते हैं हम लोग का मेन टॉपिक जो है, मेन टॉपिक और लास्ट टॉपिक कह सकते हैं, वो है अपरिमेय संख्या। अभी तो अपरिमेय संख्या, इससे पहले हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या को हमें छोड़ देना है। लेकिन कैसे छोड़ देना भाई, हमें तो यह तो बताना पड़ेगा ना कि यह अपरिमेय संख्या है। वो चीज कैसे बताएंगे कि यह अपरिमेय संख्या है? ठीक है, उसी चीज को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यदि है बस वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, तो कैसे अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जैसे बात किए थे, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जो होते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तब समझ में, ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी a बटे b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों का दोनों पूर्णांक हो। यानी कह रहा है कि ऐसी कोई a बटे b के आप a बटे b के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां दोनों का दोनों पूर्णांक हो। ऐसा कोई भी ऐसा अपरिमेय संख्या नहीं बना है जो कि दोनों का दोनों इंटीजर्स हो, ऐसी कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम कह दिए, दशमलव प्रसार वाला बताए ये थे, और ये भी बताए थे, √2 बताए थे, √3 बताए थे, या क्या बताए थे कि कोई संख्या के साथ में, कोई परिमेय संख्या के साथ में कोई अपरिमेय संख्या ऐड हो जाए, चाहे घट जाए या जुड़ जाए, तब भी वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो जाए, चाहे वो डिवीजन में हो जाए। तो भाई ये सब संख्याएं जो हैं, कोई भी ये संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग को सिद्ध करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि ये संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करते हैं? सबसे पहली बात, हम लोग को इस चैप्टर में यदि आपको √2, √3, √5, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, बस ये आपको आना चाहिए। ये ज्यादा थोड़ी सी इसमें लिखना पड़ता है और इसमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। तो ये पहले टाइप का है और ये दूसरे टाइप का, बस 2 ही टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। इनको थोड़ी सा समझ लेते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम कुछ क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी यदि नंबर है, कोई भी यदि p कोई संख्या है, p क्या कर रहा है, यदि p ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, यदि विभाजित कर रहा है, p क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, p ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, तो कैसे करेगा ये, जहां यदि इसके आगे भी समझेंगे, विभाजित करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूरा आपको, ये पूरा का पूरा ये जो काम देगा आपके, ये इसे प्रूव करने में, इतना ही बातें आपको याद है तो समझे कि ये आपको प्रूफ हो जाएगा। कह रहा है कि भाई पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब पी ए को भी विभाजित करेगा, जहां पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ए भी क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। अब कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या जो है, कोई भी संख्या यदि हम मान लेते हैं, कोई भी एक 3 है, ये 3 है, 3 यदि मान लेते हैं कि किसी भी नंबर से, यानी 6 के स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 6 के स्क्वायर का मतलब है भाई क्या, 36, 36, और 36 को जब ये विभाजित कर रहा है, तो क्या यह संख्या जो है, क्या यह संख्या 6 को विभाजित नहीं करेगा? क्या 6 को क्या विभाजित नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि भाई जो ये संख्या है, ये p क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। और कह रहा है कि भाई ये जो संख्या है, यदि ये संख्या
इसको विभाजित कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसको भी विभाजित करेगा। ये जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर इसे पूर्णांक लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है। जैसे हमें यदि बात कर लेते हैं, ये बात कर लेते हैं 4 जो है, यदि 4 क्या कर रहा है 8 के स्क्वायर, यहाँ पर ये अभाज्य संख्या ही रखिएगा, क्या रखिएगा, अभाज्य संख्या ही रखिएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाएगा यदि रखेंगे तो। देखिए है क्या, यदि 4 भाई 4 यदि हम कहेंगे भाई 4 2 स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को तो विभाजित कर देगा क्या, 4 2 को विभाजित करेगा नहीं। इसीलिए कहाँ पर हमने हमने क्या रख दिया भाई, अभाज्य संख्या रख दिया कि भाई यदि क्या कर रहा है 5 यदि कह रहा है ये कि 10 के स्क्वायर को, या 10 के स्क्वायर के या 5 के स्क्वायर को ही विभाजित कर रहा है, तो 5 क्या करेगा, 5 को भी विभाजित करेगा, 5 क्या करेगा, 5 को भी विभाजित करेगा। यही ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसे क्या करेंगे, प्रूव करने वाले हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पी जहां पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, पी क्या है, अभाज्य संख्या, ये कॉन्सेप्ट है भाई, क्या है ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा। अब आते हैं हम लोग, भाई कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या a बटे b के रूप में है, a बटे b के रूप में है, तो क्या हम लोग a और b को क्या सभाज्य पूर्णांक हम लोग बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4/6 लिखा हुआ, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या इसे हम लोग सहभाज्य पूर्णांक बना सकते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, एकदम हो गया 2/3, ठीक है। बस यही चीज हम लोग क्या करेंगे कि भाई जब भी हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे, तो वहां पर जब भी डिफिनीशन लिखेंगे तो a बटे b को हमेशा सहभाज्य पूर्णांक ही प्राप्त करेंगे, a और b को सहभाज्य पूर्णांक ही प्राप्त करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये इन जैसे √2 √3 और एक √5 है आपके, ये आपके सिलेबस में इनमें से कोई एक आ जाएगा, या तो इनमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन इस पर समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर समझ लेते हैं, और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा दी एंड, ठीक। अब क्वेश्चन किस प्रकार होगा वो देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास है कि √2 सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से होगा, सिद्ध कीजिए कि √2 चाहे √3 हो चाहे √5 हो, केवल आपको डिजिट बदलना होगा, उसमें कोई फर्क नहीं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो आपको भी पता है हमको भी पता है कि भाई √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसी थोड़ी बता देंगे भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है। अरे बस हमें कि भाई सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई अपरिमेय संख्या तो पहले प्रूव करके तो बताएंगे कि हाँ ये अपरिमेय है, तभी इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। भाई हमने कहा था भाई अपरिमेय संख्या हुआ तो छोड़ देना है, ठीक है, लेकिन बता कर तो छोड़ना है ना भाई कि अपरिमेय संख्या तो किस प्रकार है। चलिए ठीक है, यदि हम कहें ये भाई आपको हम यदि कह रहा है भाई अपरिमेय के बारे में और कुछ ज्यादा तो हम लोग जानते हैं, अपरिमेय के बारे में ज्यादा तो जानते हैं, यदि हम जानते हैं कि भाई परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, तो परिमेय संख्या में ही हम क्यों ना डिफाइन करें, हम कह दिए भाई, हम कह दिए भाई एक रूम है, एक इस रूम में हम लोग लड़के बैठा कर रखे हैं, इस रूम में लड़के बैठा कर रखे हैं, और आपको हम कह देंगे भाई, हम ये कह देंगे भाई इसमें एक लड़की ढूंढो, तो क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगी वो लड़की। कह देंगे भाई, कह देंगे कि भाई उस लड़की को ढूंढ के लेके आओ जिसका नाम सोनिया होगा इसमें, या कुछ भी होगा, तो लड़की है कोई, इसे कह देंगे इस क्लास में ढूंढ के लेके आइए, तो क्या यह संभव होगा क्या, नहीं संभव होगा, क्योंकि सर इस क्लास में टोटली क्या है, बॉयज हैं, लड़के हैं केवल, तो भाई लड़की मिलने की कोई चांस नहीं। इसी प्रकार ये है, यदि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, और इसको हम परिमेय के सहारे यदि क्या करें भाई, इसे हम परिमेय सिद्ध करने का प्रयास करें, इसे क्या करें, परिमेय सिद्ध करने का प्रयास करें, और परिमेय के नियमों को ये फॉलो ही नहीं करेगा लास्ट में, तो अंततः हम ये कह देंगे भाई जब ये परिमेय नहीं है तो क्या हो सकता है, अपरिमेय ही हो सकता है, समझ में आता बात,
ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चीज को प्रूव करना। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये बात है कि भाई सबसे पहले हम ये कह लेते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं कि माना √2 एक एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कितना मान लिए? ठीक है। अब परिमेय संख्या के बारे में भी जानते हैं कि भाई परिमेय संख्या जब होती है तो उसे हम a/b के रूप में या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जो कि परिमेय संख्या को a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैं क्या बोला? कर सकते हैं, जहां a एंड b, a और b, a व b सभाज्य पूर्णांक तथा b का वैल्यू जो है 0 न हो। भाई यदि हम यहाँ पर यदि b नॉट इक्वल टू हमने यहाँ पर लगा दिया, यदि आप इस न हो लिख देंगे तो 2 बार निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। इसलिए यदि आप यहाँ पर न लगा रहे हैं तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यानी कि b बराबर 0 न हो। यदि आप यहाँ पर इसे काट दे रहे हैं तो यहाँ पर न लिखें। ठीक है, समझ में आता है बात? ठीक है भाई, तो ये चीज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई यदि परिमेय संख्या है a/b के रूप में है तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि a/b के रूप में है तो a और b जहां सभाज्य पूर्णांक भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? तब ये कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं कि भाई जो a/b है, a/b उसे हम लोग √2 के बराबर लिख सकते हैं, यानी √2 को a/b के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। तब √2 बराबर a/b, कड़ी में 2 बराबर a/b। अब इन दोनों का हम लोग जब क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ से हमें मिलेगा b गुणे √2 बराबर a। दोनों पक्षों का यहाँ पर आराम से स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पर बोथ स्क्वायरिंग साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे इसका तो यहाँ पर मिलेगा b² और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी b√2 और गुणे b√2, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो b का क्या बनेगा? b² बन जाएगा। और ये दो ठो रूट है तो एक ठो ऐसे बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? b² इंटू 2 और बराबर में a²। इसका चीज है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि a² के बराबर 2 गुणे b² दिख रहा है हमें। यही बात यहाँ से हम लोग को समझने वाली होती है कि a² बराबर हमें क्या दिख रहा है? 2 गुणे b²। इसका अर्थात ये हमें पता चल रहा है कि a² का ये क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। तो भाई इसके गुणनखंड में हमें 2 दिख रहा है कि 2 गुणनखंड है। इसका मतलब है जब 2 गुणनखंड है तो 2 क्या करेगा? a² को विभाजित करेगा ही करेगा। यदि 4 का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणे 2, तो भाई 2 जिसका ये गुणनखंड होगा उसे क्या करेगा? ये विभाजित तो करेगा ही। वही बात यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि भाई यहाँ 2 क्या कर रहा है? यहाँ यही बात बस अब लिखने वाली होती है। यहाँ 2 a² को यहाँ 2 a² को विभाजित कर रहा है। तब लिखेंगे तब 2 a को भी जस्ट इसके पीछे हमने समझाया था कि 2 क्या दिख रहा है यहाँ पर अभाज्य संख्या ही दिख रहा है ना। जब 2 a² को विभाजित कर रहा है 2 क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। भाई रटा रटाया चीजें भाई ज्यादा दिन तक नहीं याद रहती हैं, तो इसलिए आप समझा करिए, कॉन्सेप्ट को बस समझा करिए हो क्या रहा है आखिर में, है ना।
भाई जब दो ए को विभाजित कर रहा है तो भाई दो ए को मान लेते हैं भाई 4 बार में, 5 बार में, 10 बार में, 10 बार में तो भाई हो सकता है काटेगा, विभाजित करेगा। तो भाई मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इस चीज को कि माना ए जो है दो जो है ए को सी बार में काट रहा है, तो जब सी बार में काट रहा है तो दो गुणे सी बराबर ए हो जाएगा। जैसे यदि हम कह दें कि चार, यदि छह को जो दो है 3 बार में काट रहा है तो दो गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वही चीज तो भाई ए दो जो है ए को सी बार में काट रहा है तो ए बराबर दो गुणे सी हो जाएगा, जहां सी क्या हो जाएगा, एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इतना बात समझना है? ठीक है। जब अब इसे यहाँ पर हम लोग इस चीज को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद अब एक बराबर दो सी जो है ए का मान अब हम लोग समीकरण एक में अब क्या कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं। यही चीज, यही गेम है। ए का मान कहते हैं, ए का मान या ए बराबर कह देंगे ए बराबर दो सी समीकरण एक में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर है, पहले हम लोग लिख लेते हैं वो इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर बराबर दो गुणे बी स्क्वायर, यही है। जब यहाँ पर रखेंगे हम लोग ए का मान क्या है, दो सी का मतलब है कि दो सी का स्क्वायर, टू सी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है दो गुणे बी स्क्वायर। जब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे दो सी का होल स्क्वायर का मतलब यही हुआ, दो सी का होल स्क्वायर का मतलब यही इसका दो बार गुणा, दो सी गुणे दो सी, तो दो दूनी कितना हो जाएगा 4, सी का गुणा होगा सी स्क्वायर, कितना आ गया, यहाँ पर या लिखने का मतलब है कि अगला स्टेप हम कर रहे हैं, या तो ये एक ही है, तो यहाँ पर 4 सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में दो गुणे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या दिखाएगा कि भाई दो इधर गुणे में है, इधर आएगा तो हम लोग भाग में कर देते हैं। जब भाग में कर देंगे तो 4 सी स्क्वायर बटे के 2 हो जाएगा बराबर में बी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे काट देंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। फिर तो वही आ गया बात है भाई। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो गुणे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, अर्थात भाई बी स्क्वायर का ये दोनों क्या है, फैक्टर है। जब दोनों फैक्टर हैं तो भाई यहाँ पर ये जो फैक्टर होंगे इसे क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। भाई दो यहाँ पर फिर क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यही बात है। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे, यहाँ पुनः यहाँ दो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब दो क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। जैसे ही हमने बताया भाई ये अभाज्य संख्या है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को भी विभाजित करेगा, पीछे समझाए थे। दो बी को भी विभाजित करेगा, है ना। जैसे हमने अभी समझाया भाई जब तीन के स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है, तो तीन क्या करेगा, तीन को भी विभाजित कर देगा। यदि पांच के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या कर देगा, 5 को भी विभाजित करेगा। यदि 7 मान लेते हैं 14 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 7 क्या करेगा, 14 को भी विभाजित करेगा। तो ये इधर वाला क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, और आगे वाला कोई जो उसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को भी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। ठीक है भाई। तब यहाँ दोनों बातों से यहाँ क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको यदि आपको यहाँ देखने को मिला है कि भाई दो ए को भी काट रहा है और दो बी को भी काट रहा है ना, तो यहाँ पर यही चीज लिखेंगे, इस बात को यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे यहाँ दो ए तथा बी दोनों को विभाजित कर रहा है, भाई इतना चीज तो हो गया। जैसे ही हमने ये लिखा, जैसे ही हमारा ये निष्कर्ष आया, तो भाई हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने पहले जो कल्पना कर लिया था, ये हमारा एक कल्पना ही तो है। हमने भाई माना है इस चीज को, हमने कल्पना किया है कि भाई माना √2 एक परमेय संख्या, जो कि परमेय संख्या को a बटे बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां ए व बी, ए और बी क्या है,
सौभाज्य पूर्णांक है। सौभाज्य पूर्णांक का मतलब जैसे ही बताए थे भाई, सौभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि इन दोनों को केवल एक ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों को विभाजित करेगी, या एक ही ऐसी कॉमन नंबर है जो कि इन दोनों में से कॉमन होगा, है ना। एक के अलावा और कोई नंबर कॉमन ही नहीं होगा। तब यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला है, यहाँ पर तो देखने को मिला है कि दो ए तथा बी दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब ए और बी में से दो, यानी दो संख्या दो कॉमन हो रहा है, जो कि हमारी कल्पना के क्या है, विरोध है। क्या भाई, विरोध है। तो भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेकिन यह लेकिन लेकिन यह परिणाम, यह 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 परिणाम यह परिणाम हमारी 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 कल्पना का विरोधाभास है। क्या है भाई, विरोधाभास है ना। जब विरोधाभास है तो हम लोग निष्कर्ष यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देंगे। भाई निष्कर्ष जब निकाल देंगे, विरोधाभास क्या है वो भी लिख देंगे, विरोधाभास क्या है वो भी लिख देंगे। कल्पना का विरोधाभास है जो कि ए व बी सहभाज्य पूर्णांक क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। भाई इतना चीजें लिखने के बाद अब हम लोग अपने निष्कर्ष पाते हैं, यहाँ पर डालेंगे निष्कर्ष, लिखेंगे क्या, निष्कर्ष में लिखेंगे उपर्युक्त 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 परिणामों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, या निष्कर्ष निकालते हैं कि करड़ी में दो एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना बात समझ में, यही हमारा क्या है, लास्ट में यही हमारा प्रूफ है भैया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। भाई देखो हमने क्या किया, हमने तो सिंपल सा फॉर्म, सिंपल सा फॉर्मेट में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो भाई, समझ में आ गया हो तो यस टाइप कर दीजिएगा, कमेंट में यस लिख दीजिएगा जरूर, और थंब इम्प्रेस बिना दबाए आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, भाई इसे सिद्ध करना था, भाई ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए हमने इसे ये बोल दिया कि भाई ये परिमेय संख्या यदि हम मान के चलें, यदि परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। तो अपरिमेय मान के चला, अपरिमेय मान के चला, और अपरिमेय सॉरी परिमेय मान के चला, और परिमेय संख्या को हम जैसे बताए थे कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसको यदि a बटे b के रूप में लिख सकते हैं तो उसका हम लोग सहभाज्य पूर्णांक भी प्राप्त कर सकते हैं a और b को। तो वही काम किया कि जो कि परिमेय संख्या को a बटे b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a व b सहभाज्य पूर्णांक हो और b का मान 0 ना हो। भाई तो हमने इसे सॉल्व किया, लेकिन यह जो मिला, इस संख्या के थ्रू जो मिला, हमें यह मिला कि जब हम a और b को सहभाज्य पूर्णांक पहले से सॉल्व कर चुके हैं भाई, a और b सहभाज्य पूर्णांक है, तब हमें कहां से मिल जाएगा दो, भाई a और b में कॉमन, यही चीज तो हमारा विरोधाभास है। भाई दो दोनों में कहां से मिल जाएगा, दो दोनों में कहां से कॉमन मिल जाएगा, दो दोनों में, दोनों को कहां से विभाजित करेगा, ये जब पहले से क्या है, लेकिन ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो भाई उपयुक्त परिणामों से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट टू क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। है बात समझ में? चलिए ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट, उसे हम लोग देखते हैं। देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। बैठ जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
भाई पहला टाइप हमने बताया भाई √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, √5 हो, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको डिजिट चेंज करना है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है भाई 1/√2 हो, चाहे 2 + -3 √5 हो, किसी प्रकार से यहाँ पर 3 रहे चाहे ना रहे। अब आपको करना है फिर 5√2 हो, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये इनको इस तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब इन्हीं में से कोई यदि हम चूज कर लेते हैं तो कौन सा, ये आपको यही वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो यही वाला हम लोग देख लेते हैं। 2 + 3 कड़ी में 5 कह रहा है कि 2 + 3 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, इसी को सिद्ध कर देता हूँ और आप इसे समझ करके कमेंट करिएगा। देखते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, 2 + 3 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे करेंगे, तो भाई वही वही फॉर्मेट है, वही कुछ सब कुछ है, बस अब इसमें लिखना नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे भाई, कह देंगे भाई ये अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, लेकिन अपरिमेय संख्या हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये कि भाई माना 2 + 3 3 कड़ी में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों जो कि जरूरी है। माना 2 + 3 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो हमने बताया था यदि कोई परिमेय संख्या है उसे a/b के रूप में लिख रहे हैं हम, तो उसको हम लोग सभाज्य पूर्णांक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, a और b। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि परिमेय संख्या को a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी यदि परिमेय संख्या होगा तो उस परिमेय संख्या को हम लोग a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, जहां a और b सभाज्य पूर्णांक अभी समझाए हैं जस्ट। सभाज्य पूर्णांक का तात्पर्य है कि a और b में केवल एक कॉमन है और एक के अलावा कोई भी अदर संख्या कॉमन नहीं है, दूसरी संख्या कॉमन नहीं है। a व b सभाज्य पूर्णांक तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक है, हमने बार बार जस्ट बताया, यहाँ पर जब आप काट दे रहे हैं तो यहाँ पर नॉन नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इसका मतलब b का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉन ही लिखना है। तो भाई जब ये इसे हमने जब मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, और जब हमने बताया कि परिमेय संख्या को a/b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब a/b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो भाई ये संख्या इसे क्या हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जब लिख पाएंगे इसका मतलब यही होगा कि तब यहाँ पे लिखेंगे तब 2 + 3 कड़ी में 5 बराबर a/b। इतना बस में, इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जो रूट वाला संख्या आपको दिख रहा है, आपने उस संख्या को प्रूव कर चुका है कि भाई ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो उसे हमें क्या करना है, एक तरफ करना है, एक साइड में करना है, और बाकी संख्याओं को हमें क्या करना है कि उसे भेज देना है दूसरी साइड में। जैसे यहाँ पर 2 इधर बस कड़ी में 5 ये दिख रहा है, केवल कड़ी में 5 इसे रहने देना है और बाकी सबको भेजते जाना है उधर। तो 2 को भेजेंगे इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर बचेगा प्लस का 3 कड़ी में 5 बराबर a/b और माइनस का 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 कड़ी में 5 और यहाँ पर बटे में 1 एलसीएम लेकर के b और 1 का एलसीएम b होगा, b एक बार में कट जाएगा, a बचेगा, और a b बार में कटेगा और b का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा। अब 3 इधर 5 रूट में 5 के साथ मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो भागे में हो जाएगा, तो कड़ी में 5 बराबर क्या बच जाएगा, a - 2 b बटा के यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3b बन जाएगा। इतना बात सुनना है, ठीक है, इतना बात सुनना है तो यस लिखेंगे, यस टाइप करेंगे। चलिए ठीक है, अब इतना बात समझ में आया आपको, तब यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको एक लाइन लिखनी है, 2 लाइन लिखनी है, उन्हीं को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे कि अब यहाँ ए बी और 2 और 3, a b
ए बी 2 और 3 लिख रहे हैं, 2 और 3 क्या है, ये सब के सब पूर्णांक है। क्या भैया, ये सब के सब क्या है, पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। जब सब पूर्णांक है भैया, जब सब पूर्णांक है और ऊपर नीचे बटे के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे यदि हमने बोला यदि कोई संख्या बटे के रूप में लिखे हुई है, ऊपर वाला भी पूर्णांक नीचे वाला भी पूर्णांक, ऊपर वाला भी पूर्णांक नीचे वाला भी पूर्णांक, इसका मतलब है वो परिमेय संख्या। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ ए बी 2 व 3 पूर्णांक है, तब तब क्या कहेंगे, ए माइनस 2b बटा के 3b एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई जब ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बराबर तो परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या के बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तब तब कहेंगे, तब यहाँ पर तब हो गया ए बी जो पूर्णांक है, तब ए बी माइनस 2b बटे के 3b एक परिमेय संख्या है। और हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रूट में 5 यानी करड़ी में 5 एक क्या होगा, एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन 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 भाई जब लेकिन लग गया तो भाई उसको कौन छुड़ा पाएगा, है ना। तो उसको छुड़ा पाएगा वही जब आपके पास नॉलेज हो, एजुकेशन हो, तभी आप उसे ज्ञान हो और अच्छे से समझे हो, तभी उसको आप छुड़ा पाएंगे। तो भाई लेकिन क्या है, इससे जस्ट पहले हमने बताया था कि भाई रूट टू ये सब करके देख चुके हैं हम लोग, इसीलिए इसे अब करने की जरूरत नहीं है। भाई रूट 2 रूट 3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सब हम सिद्ध कर चुके हैं। तब यहीं पे ये बात को लिखना है हमें कि लेकिन 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 करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब भाई अपरिमेय संख्या है, तब इसका मतलब है कि हम पूरा का पूरा चीजें जो है ऊपर गलत कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, गलत कर चुके हैं। लेकिन करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब तब यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि उपर्युक्त परिणामों से, उपर्युक्त उपर्युक्त परिणामों से उपर्युक्त परिणामों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई जब चीजें उल्टा हो रही हैं, यहाँ पर तो सिद्ध हो रहा है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब कि जो चीजें हमने माना हुआ था वो क्या है, गलत है ना। उपयुक्त परिणामों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण यह परिणाम मिला। अर्थात हमने गलत कल्पना हमारा है, अर्थात 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। तो यही चीज तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आया बात समझ, ठीक है। चलिए भाई, तो इतना आपके सिलेबस में चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th मैथ में था। भाई यदि वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखा होगा, यदि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर दिया करिए। और जो भी कुछ इसमें सवाल पूछने हो आप कमेंट में
क्वेश्चन को टाइप कर दिया करिए, भेज दिया कीजिए, उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। और अगला अगला अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका उसका देखेंगे कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप सोचते ही रह जाएंगे कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करें, कौन सा फार्मूला लगेगा। समय बीत जाएगा और आपकी उम्र भी बीत जाएगी और आप घर पर बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे कौन जानता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टाटा।